माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। आज का टॉपिक है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक वंशानुक्रम की प्रक्रिया। वंशानुक्रम की प्रक्रिया आज का टॉपिक वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होता है? वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होता है? मानव शरीर कोषों का योग है। मानव शरीर कोषों का योग है या कोशिकाओं से बना हुआ है। मनुष्य का जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? तो मनुष्य का शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है या मानव शरीर कोषों से मिलकर बना है, जिसको अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं। सेल्स से मिलकर बना है। अब बात करते हैं मानव शरीर कोषों का योग है या मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मानव शरीर। और अब बात करते हैं मनुष्य शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है उसे क्या कहा जाता है? मनुष्य का जो शरीर है उसका प्रारंभ होता है उसे संयुक्त कोष कहते हैं। कौन सा कोष कहते हैं? उसको संयुक्त कोष कहा जाता है। जो मनुष्य का शरीर है वो दो कोषों से मिलकर बना है, संयुक्त कोषों से मिलकर बना है। जैसे मातृ कोष और पितृ कोष दोनों से मिलकर जिसको संयुक्त कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है उसे संयुक्त कोष कहा जाता है। ये रीड 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संयुक्त कोष किसे कहते हैं? संयुक्त कोष जो शरीर का प्रारंभ होता है जिस कोष से, शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है उसको संयुक्त कोष कहा जाता है। कौन सा कोष? संयुक्त कोष कहा जाता है जिससे शरीर का प्रारंभ होता है। जहां से शरीर प्रारंभ होता है उस कोष को संयुक्त कोष कहा जाता है। मानव शरीर किसका बना होता है? तो मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मानव शरीर। जो मानव शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और अब बात करते हैं जैसे कोशिका दो संयुक्त कोष होते हैं। परिभाषा ये आती है कि संयुक्त कोष के अंतर्गत कितने कोष आते हैं? तो दो कोष आते हैं, मातृ कोष और पितृ कोष। दो संयुक्त कोष होते हैं। संयुक्त कोष, मातृ कोष और पितृ कोष ये संयुक्त कोष के अंतर्गत आते हैं। इनको संयुक्त कोष कहा जाता है। मातृ कोष और पितृ कोष ये संयुक्त कोष हैं। मातृ कोष में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र पितृ कोष में पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? तो 23 गुणसूत्र महिलाओं में और 23 गुणसूत्र पुरुषों में पाए जाते हैं। इन कोषों को मिलाकर एक बॉलर का लिंग निर्धारण होता है। क्या होता है? इन कोषों को मिलाकर बॉलर का लिंग निर्धारण होता है। दोनों कोषों को मिलाकर, मातृ कोष और पितृ कोष दोनों को मिलाकर बॉलर का लिंग निर्धारण होता है। बॉलर का लिंग निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन और आता है कि बालक का लिंग निर्धारण किससे होता है? पितृ कोष यानी पिता के गुणसूत्र से होता है बालक का लिंग निर्धारण। दोनों से मिलकर लिंग निर्धारण होता है। और अब बात करते हैं जैसे मानव शरीर कोषों का योग है
मानव शरीर किसका योग है? तो मानव शरीर कोषों का योग है। यह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और शरीर का प्रारंभ जिस कोश से होता है, जिस कोशिका से होता है, उसको संयुक्त कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर का प्रारंभ जिस कोश से होता है उसे संयुक्त कोश कहा जाता है। और संयुक्त कोश दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त कोश दो प्रकार के होते हैं, मातृकोश और पितृकोश। मातृकोश में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और पितृकोश में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों को मिलाकर बॉलर लिंग निर्धारण करता है। अब बात करते हैं पितृक। पितृक किसे कहा जाता है? पितृ के इसे वंशानुक्रम निर्धारण कहते हैं। पितृक कोश होता है उसको वंशानुक्रम लिंग निर्धारण कहा जाता है। कौन सा? पितृक कोश होता है उसको वंशानुक्रम लिंग निर्धारण कहा जाता है, जिसको पितृक इसे वंशानुक्रम निर्धारण कहते हैं। पितृक कोश होता है उसको वंशानुक्रम निर्धारण कहते हैं। वंश को निर्धारण करने वाला कौन सा? पितृक कोश होता है। और जैसे इसे वंशानुक्रम निर्धारण कहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में 22 गुणसूत्र समान पाए जाते हैं। कितने? स्त्री या पुरुष के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर समान पाए जाते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा अलग अलग या विषम पाया जाता है। स्त्री के अंदर 23वां जोड़ा X और पुरुष के अंदर 23वां जोड़ा Y पाया जाता है। कौन सा? Y होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में 22 गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें आत्म गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा? क्वेश्चन आता है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों में 22 गुणसूत्र समान पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। कौन सा? आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। स्त्री पुरुष दोनों में 22 गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें आत्म गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा? आत्म गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां गुणसूत्र लिंग निर्धारण कहलाता है, जो पिता में पाया जाता है। किसमें? पिता के गुणसूत्र में पाया जाता है। 23वां जोड़ा Y होता है, वो लिंग निर्धारण करता है। वो कौन सा लिंग निर्धारण करता है? पुरुष गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक लंबा गुणसूत्र, दूसरा एक गोल गुणसूत्र। जो लंबा गुणसूत्र होता है उसको X कहते हैं और जो गोल गुणसूत्र होता है उसको Y कहा है। कौन सा? पुरुष गुणसूत्र में जो पुरुष होता है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस पहला एक लंबा गुणसूत्र होता है पुरुष के अंदर, उसको X गुणसूत्र कहा जाता है, और एक गोल गुणसूत्र होता है उसको Y गुणसूत्र कहा जाता है। स्त्री के अंदर XX और पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स विसंगति क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स जो विसंगति होती है उनके बारे में हम बता रहे हैं कि क्रोमोसोम्स विसंगति उसे कहते हैं जिसमें पुरुष अपराधी बन जाता है। पुरुष कैसा बन जाता है? पुरुष अपराधी बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? पुरुष अपराधी बन जाता है क्रोमोसोम्स विसंगति के कारण। किसके कारण? क्वेश्चन ये आता है क्रोमोसोम
विसंगति के कारण पुरुष कैसा होता है, तो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, अपराधी बन जाता है। दूसरा, दिखने में पुरुष जैसा अप्रजाति हो जाता है। विसंगति के कारण, क्रोमोसोम विसंगति के कारण व्यक्ति दिखने में पुरुष जैसा लेकिन अप्रजाति हो जाता है, जिसको जेंडर कहते हैं, जिसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। दिखने में पुरुष जैसा, दिखने में पुरुष जैसा दिखता है लेकिन अप्रजाति हो जाता है। जैसे ट्रांसजेंडर एक अप्रजाति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ट्रांसजेंडर एक अप्रजाति के अंतर्गत आता है। यह सब होता है क्रोमोसोम्स विसंगति के कारण। क्रोमोसोम विसंगति के कारण देखने में पुरुष जैसा अप्रजाति हो जाता है। महिला होते हुए महिला का गुण नहीं होता, वह बांझ होती है, इसे टर्नर सिंड्रोम कहती है। टर्नर सिंड्रोम किसे कहा जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम महिला होते हुए महिला का गुणसूत्र नहीं, गुण नहीं, वह बांझ होती है, इसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। किसके कारण? तो ये क्रोमोसोम्स के कारण, क्रोमोसोम विसंगति के कारण ये गुण होता है। किसमें? महिलाओं में यह गुण होता है कि महिला होते हुए महिला का गुण नहीं होता और यह बांझ होती है। इस विसंगति को डाउन सिंड्रोम कहा है, टर्नर सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? इसे टर्नर सिंड्रोम कहती है। इस विसंगति को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं अणु। तो 1954 में, कब? 1954 में कुछ विशेषज्ञों ने सन 1954 में कुछ विशेषज्ञों ने के द्वारा जीव में दो अणु खोजे गए। कौन से? सन 1954 में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जीन में दो अणु खोजे गए। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए डाइक्रोडेक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दो गुणसूत्र, दो अणु जीन्स में खोजे गए और जिसको दो जीन क्रोमोसोम में एक साथ एक जगह पर होते हैं तो उसे होमोलॉग जीन कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो जीन क्रोमोसोम में एक साथ एक जगह पर होते हैं तो उसे होमोलॉग कहते हैं। दो जीन क्रोमोसोम में एक साथ एक जगह पर होते हैं उसको होमोलॉग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलॉग जीन कहते हैं। अब बात करते हैं जन्म के बाद बच्चे के शरीर से खून लिया जाता है, जिसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। इसकी डीएनए जांच की जाती है। तो डीएनए जांच के लिए जन्म के बाद बच्चे के शरीर से कुछ ब्लड लिया जाता है, जिससे उसकी जांच हो सके, उसको कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। क्या? कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। तो आज का ये टॉपिक था वंशानुक्रम प्रक्रिया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।